नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यदि हम चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें तो संक्षेप में हम चीन के संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में संक्षेप में विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद चीन के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका विश्लेषण करेंगे। तो चीन में 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, जिसका नेतृत्व माओ से तुंग के हाथों में आ गया था। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1949 को माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की गई और इस दरमियान 1949 से लेकर 1982 तक चीन में 4 संविधान लागू हो चुके हैं। 1976 में जब माओ की मृत्यु हो गई थी, उनका देहांत हो गया था, तो चीन की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो माओ का योगदान था उस पर पुनर्विचार किया जाने लगा। इस प्रकार जो 1978 में जो सत्तारूढ़ शासक वर्ग था उसने यह अनुभव किया कि जो माओ का जो रूढ़िवादी दर्शन था वो वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है और उसके स्थान पर प्रगतिशील साम्यवाद और विकसित औद्योगिक तकनीक को अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार 1949 से जब चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो उसके बाद में यहाँ 1982 में चौथा संविधान लागू किया गया। इससे पहले 1954 में, 1975 में और 1978 में संविधान लागू किया जा चुका था और जो चौथा संविधान है वो ही संविधान वर्तमान में चला आ रहा है। तो जो भी चीन के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं हम उनका अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करते हैं। इस प्रकार जो नए चीन के संविधान है उसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 138 है और पूरा का पूरा संविधान 4 अध्यायों में विभाजित है। और कुछ विद्वानों को यह लगता है कि चीन का जो पुराना संविधान, जो नया संविधान है, पुराने संविधानों से तुलनात्मक रूप में भिन्न है। इसमें कुछ ऐसे बिंदुओं का समावेश किया गया है जिसके चलते ये जो नया संविधान है वह अन्य संविधानों से भिन्नता ली हुई है। अब यदि हम चीन के संविधान की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करें तो जो पहली विशेषता है वो है संक्षिप्त संविधान। इसका आशय यह है कि जो 1975 में और 1978 में चीन के संविधान में जो कुल अनुच्छेदों की संख्या है और 1982 के संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 1975 और 1978 के संविधान के अनुच्छेदों की संख्या से कम है। 1982 में जो संविधान लागू हुआ उनमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 138 है और ये हैं 4 भागों में विभाजित है और संविधान की एक प्रस्तावना भी है। इस प्रस्तावना में जनवादी जो चीन है उसके ऐतिहासिक विकास के अनुभवों का विवरण दिया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल के जो प्रत्यक्ष शासन है और सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। इस प्रकार जो दूसरी विशेषता है वह है लिखित और निर्मित संविधान। चीन का जो नया संविधान है
अन्य देशों के संविधानों की तरह लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से एक समिति यानी जिसे जनवादी कांग्रेस कहा जाता है उसके द्वारा किया गया है और यह संविधान लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी है। यह संविधान 4 अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। जो तीसरा अध्याय है उसमें राज्य संरचना यानी राज्य सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों पर प्रकाश डाला गया है। और जो चौथा अध्याय है उसमें राष्ट्रीय ध्वज, राज्य चिन्ह तथा राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार चीन के संविधान की ये दूसरी विशेषता है, लिखित एवं निर्मित संविधान। जो अगली जो विशेषता है, पारिभाषिक जो दृष्टि है उसके हिसाब से तो यह कठोर संविधान है, लेकिन व्यवहार में लचीला है। चीन का जो संविधान है यदि उसको परिभाषित करने के आधार पे देखें तो ये हमें कठोर संविधान प्रतीत होता है, लेकिन संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा की जाती है। और यह भी सर्वविदित है कि वहाँ पे एक ही पार्टी का शासन है। तो सैद्धांतिक रूप से तो संविधान कठोर प्रतीत होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इतना कठोर है नहीं। तो पारिभाषिक दृष्टि से कठोर होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से इसे लचीला संविधान कहा जा सकता है, क्योंकि चीन में एक ही दल है और अकेली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही संविधान में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार एक दलीय व्यवस्था होने के कारण 2/3 बहुमत की स्वीकृति बहुत ही सरल है। जो अगली विशेषता है वो है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। 1978 के संविधान में कहा गया था कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है। और नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में, नए संविधान का मतलब है 1982 से जो लागू संविधान है चीन में, उसका जो 1982 के संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसमें घोषणा की गई है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में होगा और जहां श्रमिकों और किसानों में अटूट मैत्री के संबंध होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नागरिकों को, वहाँ के मजदूरों को, वहाँ के किसानों को शासन में हाथ बटाने का पूरा अधिकार हासिल है। इस प्रकार जो अगली विशेषता है वह है जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन का जो जनवादी गणतंत्र है उसी में संपूर्ण सत्ता निहित होगी, यानी संपूर्ण सत्ता जनता में निहित होगी और जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, स्थानीय शासन और जन कांग्रेस के माध्यम से करेगी। इस प्रकार चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है और राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करेगी तथा आर्थिक सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता स्वयं करती है। चीन का जो नया संविधान है उसमें लोकतंत्र और केंद्रवाद की दुहाई दी जाती है। इस प्रकार जो अगली विशेषता है वह है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन में अनेक संस्कृतियों का समागम देखने को मिलता है, अनेक राष्ट्रीयताएं मौजूद हैं।
इस प्रकार बहुराष्ट्रीयतावादी वाला राज्य प्रतीत होता है। चीन में लगभग 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। उनमें हान जो राष्ट्रीयता है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है और लगभग आबादी का 93.5% हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। और अन्य जो राष्ट्रीयताएं हैं 55, उनकी जनसंख्या हान राष्ट्रीयता की जनसंख्या से अत्यंत ही कम है। इस प्रकार जो अगली विशेषता है वह है लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को अपनाना। चीन के संविधान में पूर्व में जो सोवियत संघ रूस है उसकी ही भांति लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को अपनाया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि चीन के जो सभी राजकीय अंग हैं उसमें लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का जो सिद्धांत है वो साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांत और माओ के दर्शन पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है एक ही साथ लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवादी भी है। इस प्रकार लोकतांत्रिक केंद्रवाद का आशय यह है कि लोकतंत्र और केंद्रवाद की जो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां हैं उनमें समन्वय स्थापित किया गया है। इस प्रकार चीन में के संविधान की यह भी एक विशेषता है। अगली जो विशेषता है वो है एकात्मक शासन प्रणाली। चीन में जो शासन प्रणाली है वो एकात्मक शासन प्रणाली है। नए संविधान के द्वारा एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। शासन एक ही स्थान से संचालित होता है और शक्तियां एक ही इकाई में निहित होती हैं। यद्यपि चीन एक बहुत विशाल जनसंख्या वाला देश है, लेकिन अपनी शासन की सुविधा के लिए इन्होंने इकाइयों में अपने शासन का विभाजन किया है। इस प्रकार एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। इसी प्रकार वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख भी संविधान में मिलता है। ये भी एक विशेषता है। नया जो संविधान लागू किया गया है उसके अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से लेकर 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। इस प्रकार वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों भी प्रदान किए गए हैं। जो अगली विशेषता है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन के संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है और संपूर्ण जनता को यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो राज्य के जो शासन संसाधन हैं उन पर समाज का सामूहिक स्वामित्व होगा। इस प्रकार चीन के संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कही गई है, लेकिन यदि हम बीते 2 दशकों से देखें या पिछले 1980 के दशक के बाद से देखें तो चीन में समाजवाद की जगह पूंजीवाद को ही तवज्जो मिलता है। वहाँ पे सैद्धांतिक तरीके से ही समाजवाद की बात कही गई है, लेकिन आज वहाँ पे भी पूंजीवाद का बोलबाला दिखाई देता है। इसी प्रकार एक जो अन्य विशेषता है वो है एक दलीय प्रणाली का महत्व। चीन में
हालांकि राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है, लेकिन चीन में साम्यवादी दल को प्रधानता दी गई है। इन संविधान की सभी राजनीतिक दलों पर साम्यवादी दल को प्रमुखता और नेतृत्व स्थिति प्रदान की गई है। इस प्रकार वहाँ पे एक ही दल यह प्रणाली दिखाई देती है। इसी प्रकार नए संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था भी की गई है। इसी प्रकार नए संविधान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की पुनर्स्थापना की गई है। ये एक विशेषता ये है चीन के संविधान की, जो न्यायपालिका की स्थिति है वो अधीनस्थ की स्थिति रखी गई है। जनवादी चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार हम चीन की ये कुछ विशेषताएं हैं